हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो बहुत दिनों के बाद एसएससी सीजीएल 2023 का जो आपका मेंस का बैच चल रहा था यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, जो हम कंटिन्यूसली पढ़ा रहे थे आपको बहुत बढ़िया तरीके से। एसएससी सीजीएल 2023 का जो मेंस होने वाला है आपको पता है अक्टूबर में, ठीक है। तो इसकी क्लासेस मैं आपकी ले रहा था यूट्यूब के ऊपर, और इसकी मेरे ख्याल से 10 क्लासेस मैं पहले भी ले चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो 10 क्लासेस नहीं देखी हैं, क्योंकि उन 10 क्लासेस के अंदर मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि पैरा जंबल मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया, ठीक है, 4-5 वीडियोस के अंदर। क्लोज टेस्ट मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया 4-5 वीडियोस के अंदर। फिर मैंने कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंपॉर्टेंट जो एरर्स होते हैं, मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप जाकर वो क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्लास आप पहले देख लो, उसके बाद ये देखने के बाद में आप वो क्लास जाकर देख लेना। और अब हम इसको क्लास को कंटिन्यू करें क्योंकि आपका मेंस बहुत नज़दीक है। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्लासेस को कंटिन्यू रखने से और साथ साथ में आप जहाँ से भी वोकैब याद कर रहे हैं वोकैब याद करते रहिए। मैं वोकैब की भी प्लानिंग कर रहा हूँ ताकि मैं जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स है, इंपॉर्टेंट इडियम्स, इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स, जहाँ से एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं वो भी सोच रहा हूँ कि आपको मैं करवा दूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करवाने वाला हूँ, मैं करवाने वाला हूँ ग्रामर प्रैक्टिस। मैं आने वाली 10 से 12 क्लास, या मान लो 8 से 10 क्लास, 8 क्लास मान के चलो आप, 8 क्लासेस के अंदर मैं आपको पूरी ग्रामर की प्रैक्टिस करवा दूंगा। और अगर ये मैं कह रहा हूँ ना तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को कभी भी ऐसे नहीं कहता। आने वाली 8-10 क्लासेस के अंदर मैं क्वेश्चंस के माध्यम से, जैसे एरर्स के माध्यम से या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के माध्यम से, ब्लैंक के माध्यम से, मैं आपको ग्रामर की ऑलमोस्ट पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्योंकि पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करोगे, ये देखने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। फिर उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा और जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहाँ पर एक एक करके लिखवाऊंगा, मैं खुद यहाँ पर लिखूंगा। आप उस चीज़ को क्या करोगे, कॉपी पे नोट करते चलोगे और एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप उसको पूरे को रिवाइज कर जाओगे। तो एक बार में पूरी ग्रामर आप रिवाइज कर जाओगे। इससे अच्छा बताओ कुछ हो सकता है क्या? अगर आप ग्रामर के टॉपिक्स नहीं भी पढ़े हो, वैसे तो पढ़ लो, आपके पास अभी टाइम है 1 महीने का, अगर नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ से आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना, बढ़िया तरीके से चीज़ों को नोट करते हुए चलना। क्लासेस अब कंटिन्यू आपकी चलेंगी, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ग्रामर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ग्रामर प्रैक्टिस की क्या है, क्लास 1 है आपकी आज, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊंगा, आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, क्योंकि लाइव क्लास तो नहीं है ये। आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज कर लेना है। स्क्रीन को पॉज करने के बाद में आपको पहले स्क्रीन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कॉमन एरर के, आपको पहले खुद इनको सॉल्व करना है, ठीक है। खुद इनको सॉल्व करना है। और जब आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद जैसे ही आप वीडियो ऑन करेंगे उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप वीडियो को पॉज करिए और आप इसको देखिए और फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरीज है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं करवाऊंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाए। चलिए, अब आप स्क्रीन को पॉज करके ये चारों क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। इसमें आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है कि एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, नो एरर। करिए जल्दी से। आई होप आपने कर लिया होगा। और आंसर्स को आप कॉपी में लिखते चलो ताकि आप लास्ट में मुझे बता सको कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस ठीक थे। कमेंट में आप मुझे बताएंगे, जिससे मुझे ये आइडिया लग पाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, मैंने ये चीज़ सोची है कि मैं आपके कमेंट के हिसाब से कि आपके इतने ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कमेंट के अंदर, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। आपके इतने ठीक है तो आपको क्या करना चाहिए, इतने ठीक है तो क्या करना चाहिए। मैं लिटरली, क्योंकि मेंस वालों के लिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है और आपका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर इतने ठीक थे, इतने गलत थे। मैं पर्सनली आपको मैसेज करके आपको गाइड करूंगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो, कर लिया होगा आपने। पहला क्वेश्चन देखो क्या, ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वर माई फादर। ये आपने कर लिया होगा, आपने चारों के आंसर लिख लिए होंगे, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, उसको जरा ध्यान से देखो। देखो, एक ये कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से देखना, कि अगर आपको लगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप जानते हो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और साथ में क्या होता है, एस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। कब लगाते हैं, जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ये आप जानते होंगे, बेसिक बातें हैं, ठीक है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आप जानते होंगे। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ठीक है, तो आपके वर्ब में एस या ईएस में से एक लग जाता है और साथ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को याद कर लेना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं दोनों के दोनों, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। याद कर लेना इसको। साथ में आपको दिखाई दे जाए या तो एज इफ या एज दो। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है मानो। क्या मतलब होता है, मानो। ये बेसिकली किसको दिखाते हैं, इमेजिनेशन को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, कल्पना करने के लिए। जैसे मैं अगर बोलता हूँ ना एज इफ, तो एज इफ का मतलब मानो। जैसे बोलते हैं ना कई बार कि भाई बात तो ऐसे कर रहा है मानो तुम पूरी दुनिया के
राजा हो, या बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मानो तुम मेरे पापा हो, तो बात तो ऐसे कर रहे हो मानो तुम मेरे दोस्त हो। तो मानो का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन को दिखाते हो, आप कल्पना को दिखाते हो, एक ऐसी स्थिति को दिखाते हो जो हकीकत में नहीं है। तो एज इफ और एज दो दोनों का यही काम होता है। और हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस एज इफ या एज दो और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट की एक इमेजिनेशन की बात कर रहे हो। मतलब आप एक ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हो जो इमेजिनरी है और वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन को दिखा रहा है। पास्ट या फ्यूचर को नहीं दिखा रहा, किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट के इमेजिनेशन को दिखा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। और ऐसे ही अगर आप पास्ट इंडेफिनिट लगा देते हो, क्या लगा देते हो, प्रेजेंट की जगह पर पास्ट इंडेफिनिट प्लस वही एज इफ या एज दो, और साथ में क्या लगाते हो, हेड प्लस V3। यहां पर क्या था, V2, यहां पर क्या है, हेड प्लस V3। तो इसका मतलब होता है कि अब आप पास्ट इमेजिनरी कंडीशन की बात कर रहे हो, मतलब एक ऐसे आप सिचुएशन की बात कर रहे हो या कंडीशन की बात कर रहे हो जो इमेजिनरी तो है, लेकिन अब वो किसको दिखाएगा, पास्ट को दिखाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझ लेना। ठीक है, बड़े भाई आगे देखो, अब दोबारा से देखो इस वाले क्वेश्चन को। यहां पर आपको एज इफ दिखाई दे रहा है, यहां पर भी आपको एज इफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो पढ़ो जरा। ही टॉक्स टू मी, ही टॉक्स, ये टॉक्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। बोलो हाँ कि ना, बताओ जल्दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को हमने जोड़ दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि भाई यहां पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहां पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्लस में क्या है, एज इफ, प्लस में क्या है, एज इफ, और प्लस में देखो क्या है, ही वर, प्लस में क्या है, ही वर। ये वर अपने आप में क्या है, बताओ पास्ट है कि नहीं है, वर जो है अपने आप में पास्ट है। आप यहां पर एक चीज और लिख सकते हो, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, इसको आप लिख सकते हो सिंपल पास्ट। क्या लिख सकते हो, सिंपल पास्ट। तो जब मैं सिंपल पास्ट लिखता हूं तो आप समझ जाना या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर सब्जेक्ट प्लस वर, सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर यहां पर आपने वॉज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पास्ट में तो वॉज भी आता है। जब भी आप इमेजिनेशन की बात करते हो तो कभी भी वॉज नहीं लगाते, ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान रखना कि जब भी आप इमेजिनेशन की बात करते हो, कल्पना की बात करते हो, तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो हमेशा वहां पर क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं, इफ आई, यहां पर मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, इफ आई वॉज या वर। इफ आई वर यू, ठीक है, आई वुड नेवर चीट हर। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, इफ आई वॉज या वर यू आई वुड नेवर चीट हर। यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू या इफ आई वॉज यू, आप मुझे बताओ क्या आना चाहिए, इफ आई वॉज यू या इफ आई वर यू। यानी पहले आप इसको पढ़ के मतलब निकालो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो आपको नहीं लग रहा पढ़ते के साथ ही कि ये तो एक कल्पना है यार, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, भाई मैं हूं, तुम हो, मैं तुम नहीं हो सकता, तुम मैं नहीं हो सकते, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, इमेजिनेशन की बात हो रही है, कल्पना की बात हो रही है। तो जब भी कल्पना की बात होती है, इमेजिनरी सिचुएशन की बात होती है, तो वहां पर कभी भी वॉज नहीं लगाते, ये चीज आप ध्यान रखना। हमेशा क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, इफ आई वर यू, क्या बन जाएगा, इफ आई वर यू। यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नेवर चीट हर, तो मैं उसे कभी चीट नहीं करता। ठीक है, और जब भी ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाए कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ वर हो, के साथ ऑब्जेक्ट हो, और इफ तो होगा ही क्योंकि आप कल्पना को दिखा रहे हो, तो आगे का जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना कैसे बनता है, सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या होगा, वुड होगा, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे जाए कि एक सबसे पहले इफ हो, इफ के बाद क्या हो, एक सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर हो, उसके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, इसका मतलब इमेजिनेशन को दिखा रहे हैं, लिख लेना इसको। इमेजिनेशन को दिखाने का मतलब है कि अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के साथ वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि यहां पर देखो, आई वुड नेवर चीट हर, ये वुड है और वुड के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस चीज को ध्यान रखना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इफ को रिमूव कर सकता हूं, इफ को मैं क्या कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं। और फिर कैसे बन जाएगा, इसमें आपको क्या लगा देना है, इन्वर्जन लगा देना है। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। आप इस वाले स्ट्रक्चर को जब भी आपको दिखाई दे जाए, इफ के साथ में दिखाई दे जाए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होगा, वर कंपलसरी है, और यहां पर ऑब्जेक्ट, और आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, इतना आप समझ गए। लेकिन मैं इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आपसे कहता हूं कि मुझे दूसरे तरीके से बनाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस इफ को गायब कर सकते हो। यहां से आप क्या कर सकते हो, इफ को गायब करके इधर लगा दो इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है कि जब आप हेल्पिंग वर्ब को या वर्ब को क्या करते हो, सब्जेक्ट के पहले रख देते हो। जब आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को क्या करते हो, सब्जेक्ट के पहले रख देते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं,
इन्वर्जन। बस ये फर्क होता है कि ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जैसे मैं आपसे कह दूं आर यू गोइंग या फिर आर यू फाइन, मैंने ऐसे बोला आर यू फाइन। यहां पर देखो, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि यहां पर मैंने इन्वर्जन लगाया? तो आपको सर नहीं, यहां पर इन्वर्जन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले ही आता है। तो यहां पर इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बनाएगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं क्या करूंगा, इफ को रिमूव करके इधर इन्वर्जन लगा दूंगा, यानी कि आई वर का क्या हो जाएगा, वर आई। क्या हो जाएगा? वर आई यू, वर आई यू। ये हो गया यहां पर क्या, इन्वर्जन। यहां पर क्या हो गया, इन्वर्जन। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे भाई ध्यान रखना, जो मीनिंग इसकी है ना वही सेम मीनिंग इसकी है। दोनों की मीनिंग में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है। दोनों की मीनिंग क्या है, बिल्कुल सेम है। इफ आई वर यू, वर आई यू, दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आगे वाला बिल्कुल सेम रहेगा। क्या बन जाएगा, आई वुड नेवर चीट हर। भाई ध्यान रखना, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इसको याद रखना। तो आपने क्या देखा इस वाले क्वेश्चन में कि यहां पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहां पर एज इफ है, और यहां पर क्या है, सब्जेक्ट के साथ में वर है यानी कि सिंपल पास्ट है, यानी कि क्या है, तो यानी कि बिल्कुल सेंटेंस क्या है, ओके है, ठीक है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। अगर यहां पर मान लो हेड प्लस V3 आ जाता, अगर यहां पर मैं देता हेड प्लस V3 तो फिर गलत हो जाता, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट डेफिनेट है। और ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्रेजेंट की इमेजिनेशन को। किसको दिखा रहा है, देखो ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन को दिखा रहा है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ही टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात करता है एज इफ मानो ही वर माई फादर, मतलब वो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा पिता हो। तो यहाँ वर का मतलब पास्ट नहीं है, यहाँ वर किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन को दिखा रहा है। ध्यान रखना कि वो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा पिता हो। तो यानी कि मैं एक बता रहा हूं कि भाई प्रेजेंट में ऐसा लगता है जैसे वो मेरा पिता हो, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नो एरर। मैं सही आंसर पे जो है टिक करता रहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने ठीक थे। मुझे लास्ट में आप जरूर बताना, ठीक है। अगला, ही रैन इन सच अ मैनर। ही रैन, रैन क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही रैन इन सच अ मैनर एज इफ, यहां पर एज इफ आ गया। अब देखो ये वाला सिचुएशन कि यहां पर क्या है, देखो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पर क्या है एज इफ या एज दो, और यहां पर क्या है हेड प्लस V3। जरा चेक करो, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं, हाँ कि ना, बोलो। पास्ट इंडेफिनिट प्लस में क्या है एज इफ, और प्लस में क्या है देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, यानी कि हम कह सकते हैं हेड प्लस V3, हेड प्लस V3। तो ये भी बिल्कुल क्या है, ओके है। देखो ही रैन इन सच अ मैनर एज इफ ही हैड कमिटेड अ क्राइम, एज इफ मानो उसने कोई क्या किया हो, क्राइम किया हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, नो एरर, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, हेड प्लस V3 आ रहा है जो कि हमारा ये वाला क्लॉज है, आपको दिख रहा होगा जो मैंने इधर लिखवाया आपको, ये वाला, ठीक है। हेड प्लस V3, इधर पास्ट इंडेफिनिट है, इधर एज इफ या एज दो है। ये किसको दिखा रहा है, पास्ट की इमेजिनेशन को दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि इसको आप कैसे पढ़ोगे, ही रैन इन सच अ मैनर, मतलब वो इस तरीके से दौड़ा, एज इफ मानो ही हैड कमिटेड अ क्राइम, मानो उसने कोई क्राइम किया था, मतलब वो इस तरीके से दौड़ा मानो उसने कोई क्राइम किया था। अब ये पास्ट की इमेजिनेशन चली जाएगी, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन को नहीं दिखाता। तो ये क्या है, नो एरर। अब मान लो वो यहां पर कर देता है ऐसे, मान लो वो ऐसे कर देता एज इफ ही कमिटेड अ क्राइम, आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा। अब आपको पता है इस वाले पार्ट में एरर हो जाता, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको ही के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दिया। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी काम कर सकता है ना, क्योंकि कमिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और कमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। यहां पर हेड था तो मैंने इसको थर्ड फॉर्म मान लिया था, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, हैज हैव हेड के साथ। अब हेड नहीं है तो मैं इसको सेकंड फॉर्म मानूंगा, थर्ड तो मान ही नहीं सकता मैं इसको। तो अब आपको पता है सेकंड फॉर्म का मतलब एक गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर पास्ट डेफिनेट है तो इधर क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि हेड प्लस V3 होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में आप कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हेड और कमिटेड है तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। दो स्ट्रक्चर और देखो इन दोनों क्वेश्चन को समझने के लिए, ये और देखो जरा, ये देखो जरा क्या लिखा हुआ है। जब भी आई विश वाले आपके पास दिखाई दे जाए कुछ ऐसा फ्रेज, आई विश, ठीक है, और आई विश के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, आई विश के साथ अगर क्या आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इमेजिनरी है, यानी कि प्रेजेंट की इमेजिनेशन को दिखा रहा है। भाई आई विश का क्या मतलब होता है, मतलब काश, आप ऐसे कह सकते हो काश, आई विश मतलब काश, ये मतलब होता है इसका, या मेरी इच्छा है या काश, ऐसा कुछ कह सकते हो, ठीक है। और अगर आई विश के साथ हेड प्लस V3 है तो किसको दिखाता है, ये पास्ट इमेजिनरी। वही चीज जो आपने पढ़ा, अगर V2 है
तो दिखाएगा प्रेजेंट की इमेजिनेशन, और अगर हैड प्लस V3 है तो दिखाएगा पास्ट की इमेजिनेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ कि ना, बोलो। क्लियर, बढ़े आगे। देखो क्या लिखा हुआ है, आई विश, आई विश आ गया यहाँ पर। अब आई विश के साथ क्या है, आई विश आई हैड, ये हैड क्या है, ये हैड जो है ये क्या है, अपने आप में V2 है कि नहीं है भाई। हैज हैव अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हैड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं है, बोलो हाँ कि ना। ये V2 की फॉर्म में आ सकता है, आई विश आई हैड। वैसे भी देखो सिंपल पास्ट है, क्या है ये, सिंपल पास्ट, ठीक है। आई विश आई हैड 100K सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई विश मतलब काश, मेरी इच्छा है ऐसी कि मेरे पास क्या होते, 100K सब्सक्राइबर्स होते ऑन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। यानी कि आपने क्या देखा, आई विश के बाद में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई विश के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं है ना भाई। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये एक्शन का नहीं है। मैंने क्या बोला, आई हैड, काश मेरे पास होते। तो ये हैड जो है ये अपने आप में क्या दिखा रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम थोड़ी कर रहा है, ये अपने आप में मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब तब तक हेल्पिंग वर्ब है जब तक उस सेंटेंस के अंदर कोई मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो वो हेल्पिंग वर्ब अपने आप में क्या बन जाएगा, मेन वर्ब का काम कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, जिसको हम सिंपल पास्ट कह सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, जब आई विश के बाद क्या हो, आई विश के बाद क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, यानी कि सिंपल पास्ट हो। क्या हो, सिंपल पास्ट हो। तो इसका मतलब आगे क्या लगाना है आपको, मतलब क्या क्या दिखाता है वो, प्रेजेंट की इमेजिनेशन को, ठीक है। तो यानी कि ये सेंटेंस जो है बिल्कुल ओके है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन को दिखा रहा है कि आई विश आई हैड 100K सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है इसमें कहीं पर भी आपको कोई पास्ट की बात दिखाई दे रही है क्या, जरा मुझे बताओ, जरा देख के बताओ कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है क्या इसमें कहीं पर भी आपको पास्ट की कोई बात दिखाई दे रही है। तो आपको अगर नहीं सर पास्ट की तो कोई बात दिखाई नहीं दे रही, ये तो अभी की बात कर रहा है कि काश मेरे होते 100K, यानी कि मैं एक ऐसी इमेजिनरी अवस्था की बात कर रहा हूं जो मैं बता रहा हूं कि काश होते, यानी कि अभी की बात कर रहा हूं ना मैं तो पास्ट में गया ही नहीं। तो जब मैं अभी की बात कर रहा हूं तो यानी कि बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर V2 आएगा। अगर मान लो इसको पढ़कर मुझे लगता कि यार यहाँ पर तो पास्ट की बात कर दी मैंने, यहाँ पर किसकी बात कर दी, पास्ट की, तो यहाँ पर पास्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी दिखाया था मैंने, देखो पास्ट इमेजिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही है ना, पास्ट की कहीं बात ही नहीं हुई, तो यानी कि इसमें भी क्या है, नो एरर। अगला देखो, आई विश, यहां पर भी सेम है आई विश। अब यहां पर देखो सब्जेक्ट है, हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि यहां पर क्या आ गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या यहां पर कहीं पर पास्ट की बात हो रही है। अगर यहां पर पास्ट की बात हो रही हो तब तो ठीक होगा, ये मैंने भी आपको दिखाया। अगर यहां पर लगे आपको कि नहीं पास्ट की नहीं प्रेजेंट की बात हो रही, तब आप क्या करोगे, इस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। पढ़ो जरा, आई विश, काश, आई हैड स्टडीड वेल, काश मैंने अच्छी पढ़ाई की होती, व्हेन आई वाज इन स्कूल। देखो पास्ट है कि नहीं है, बताओ। इससे बढ़िया कुछ नहीं समझ सकते आप भाई। इसमें आपको पढ़कर पता लग गया कि पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि काश मैं अच्छे से पढ़ लिया होता जब मैं स्कूल में था। तो आपको पता है यहाँ पर एक पास्ट की बात हो रही है, तो जब पास्ट की इमेजिनेशन को दिखाना होता है तो हैड प्लस V3 लगाते हैं आई विश के साथ में, जो कि मैंने लगा रखा है, यानी कि इसमें भी क्या है, नो एरर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो स्लाइड्स मैं आपको दिखा रहा हूं उन स्लाइड्स को भी चीज़ों को नोट करते हुए चलना। जैसे ये वाली स्लाइड है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। और ये वाली स्लाइड नोट कर लेना। इसकी जो PDF है अभी हैंड टू हैंड, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर ये PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ये जो पूरा एनोटेशन PDF है पूरा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक मिल जाएगा, इंग्लिश बाय रोशन, या फिर सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लास खत्म होते के साथ ही अपलोड करवा दूंगा क्लास भी, और PDF अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। अब आपको डेली PDFs मिला करेंगी, ठीक। करो उन क्वेश्चंस को, स्क्रीन को पॉज कर लो जल्दी से, फटाफट से करके दिखाओ जल्दी। हो गया होगा भाई सबका। देखो आई विश, देखो वही वाला कॉन्सेप्ट है आई विश, ठीक है। अब जरा पढ़ो सेंटेंस को, पढ़ के क्या लग रहा है, प्रेजेंट है या पास्ट की बात हो रही है। आई विश माई पेरेंट्स टॉट मी द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी व्हेन आई वॉज अ किड। इसको पढ़कर आपको पता लग गया कि पास्ट की बात हो रही है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि काश मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया होता
द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी, कि पैसे का क्या महत्व होता है, काश उन्होंने मुझे सिखाया होता, पढ़ाया होता। कब? व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं क्या था, बच्चा था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर एक पास्ट के इंसिडेंट की बात हो रही है, यहाँ पर एक पास्ट इमेजिनेशन की बात हो रही है कि काश सिखाया होता। इसका मतलब नहीं सिखाया है ना, इमेजिनेशन ही तो है कि काश सिखाया होता, मतलब एक ऐसे काम की बात कर रहा हूँ जो कभी हुआ ही नहीं, इमेजिनेशन है। और कहाँ की इमेजिनेशन? पास्ट की। तो आपको बस इतना चेक करना है कि आई विश के साथ क्या होना चाहिए आगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माई पेरेंट्स टॉट मी, आपको पता लगी गलती क्या है? मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के साथ हैड होना चाहिए, हैड के साथ V3 होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर टॉट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माई पेरेंट्स, यहाँ पर क्या जाएगा, हैड, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, माई पेरेंट्स हैड टॉट मी। अब बिल्कुल ठीक है, यानी कि एरर किस में था, इस वाले पार्ट में, ए में। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा सही आंसर? आई विश माई पेरेंट्स हैड टॉट मी, आई विश माई पेरेंट्स हैड टॉट मी द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी व्हेन आई वाज अ किड। ठीक भाई, पता लग गया क्यों? क्योंकि यहां पर पास्ट की बात कर रहा हूं, और जब पास्ट की बात करें तो आई विश वाले आई विश के साथ क्या होता है, हेड प्लस V3 लगाते हैं। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स। ये तो पढ़कर ही पता लग रहा है कि एरर इस वाले पार्ट में है। कैसे पता लग रहा है इस वाले पार्ट में है? एक चीज समझाता हूं, ध्यान से समझ लेना। ठीक, देखो इधर समझा देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं। एक होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने क्या कहा, मैं पूरी ग्रामर रिवाइज कराने वाला हूं, तो मैं कुछ भी ऐसे नहीं बता के निकलने वाला कि हाँ इसका आंसर ये है, आगे बढ़ो। मैंने क्या कहा, रिवाइज कराने का मतलब है मैं एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज आपको मैं क्लियर करा के भेजूंगा। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। अगर मैं बात करूं पजेसिव एडजेक्टिव की, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पहले होता है हिज, ठीक है, उसके बाद होता है हर, योर, देयर, आवर, माय और इट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, हर का क्या होता है? हर्स होता है। योर का क्या होता है? योर्स होता है। देयर का क्या होता है? देयर्स होता है। आवर का क्या होता है? आवर्स होता है। माय का क्या होता है? माइन होता है। और इट्स का क्या होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका कुछ नहीं है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये, और इसका क्या है? कुछ नहीं। ठीक है भाई, ये बहुत बड़ा फर्क है। इनको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, इनको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ठीक है, टेक्स अ नाउन, टेक्स अ नाउन, यानी कि ये क्या लेता है? अपने बाद एक नाउन लेता है, अपने बाद क्या लेता है? नाउन लेता है। ठीक है, समझ में आया? या फिर ऐसे कर सकते हो, फॉलोड बाय अ नाउन, फॉलोड बाय अ नाउन। इसका मतलब है कि इसके बाद एक नाउन कंपलसरी है, इसके बाद एक नाउन क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, इसमें आप क्या लिखोगे? इज नॉट, सीधा लिखो, नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, नॉट फॉलोड। ये सबसे बड़ा फर्क है दोनों में, कि इनके बाद एक नाउन का लगना क्या होता है? कंपलसरी होता है, मतलब इनके बाद आपको नाउन लगाना पड़ेगा। और इस वाले केस में क्या होता है? इनके बाद कोई नाउन नहीं आता, इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आता। डू यू नो द रीजन? क्या आपको रीजन पता है कि इनके बाद नाउन क्यों नहीं आता? ठीक है, रीजन देखो क्या है, रीजन देखो, समझाता हूं। क्या आपको पता है जो माइन है कैसे बना है? ये जो माइन है एक्चुअली में बना कैसे है? जब आपने माई के साथ एक नाउन को लिखा तो यही दोनों मिलकर क्या बन गया? माइन बन गया। इस चीज को समझो, ये जो माइन है कैसे बना है? जब आपने माई के साथ में एक नाउन को ऐड कर दिया तो इसी को ऐड करके क्या बन गया? माइन बन गया। ठीक है, अब आप समझ गए कि जब मैं इसको तोड़ूंगा, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो इसको ब्रेक करके मुझे दो चीजें मिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं, एक माई है और एक नाउन है। मतलब इसमें पहले से नाउन क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। माइन के अंदर पहले से नाउन क्या होता है? इंक्लूडेड होता है, इसीलिए हम अलग से इसके साथ में कोई नाउन नहीं लगाते। ऐसे ही क्या होता है? योर होता है, योर्स। योर्स कैसे बना है? योर प्लस नाउन, यानी कि इसके अंदर योर भी है और नाउन भी है, तो अलग से तो नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउन पहले से इंक्लूडेड है। अगर अलग से लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? दो दो नाउन हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है? हर्स। हर्स कैसे बना है? हर प्लस नाउन, हर प्लस नाउन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? देयर्स। देयर्स कैसे बना है? देयर प्लस नाउन। उसके बाद क्या होता है? आवर्स। ये कैसे बना है? आवर प्लस नाउन। ठीक है भाई, इस तरीके से बना है।
कुछ बचा क्या? बस ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप समझ गए कि इनके बाद में नाउन क्यों नहीं आता, क्या रीजन है, क्योंकि इनके अंदर नाउन पहले से इंक्लूडेड होता है, और पहले से इंक्लूडेड होने का मतलब है कि अगर अलग से नाउन लगा दोगे तो डबल डबल नाउन हो जाएगा, है ना। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं दिस इज माइन बॉल, मैं आपसे पूछूं कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, बहुत ईजी सवाल है, आप लोग आराम से बता सकते हो। मैंने बोला दिस इज माइन बॉल, तो आप कहोगे सर ये तो गलत है, ये तो क्या है सर, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये माइन जो है ना, ये क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है ये? पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन के साथ में कोई नाउन नहीं आता, तो ये सेंटेंस क्या है सर, गलत है। अच्छा, इसको सही कैसे करेंगे? या तो आप ऐसे बोलो कि दिस इज माई बॉल, या तो ऐसे बोलोगे दिस इज माई बॉल, क्योंकि माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद नाउन क्या है, कंपल्सरी, ये तो ठीक है। या फिर कैसे बोल सकते हैं, दिस क्या करेंगे, इसके साथ में ना बॉल को पहले लगा देंगे, नाउन को पहले लगा देंगे, दिस बॉल इज, अब यहां पर कर देंगे माइन, यहां पर क्या कर देंगे, माइन, क्योंकि माइन के बाद आपको किसी नाउन की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। रीजन बताता हूं, क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे, आप इसको ऐसे करोगे दिस बॉल, ठीक है, इज, माइन को ब्रेक करोगे माई प्लस नाउन, नाउन कौन सा, जिसके बारे में आपने पहले बताया, ठीक है भाई, एक सेकेंड। हाँ जी, देखो, तो दिस बॉल इज, क्या करोगे, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो इसमें से आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा माई, एक आपको मिलेगा नाउन। नाउन वही जिसके बारे में आप मेन डिस्कस कर रहे हो, मतलब मेन जो आपका नाउन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, बॉल के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉल। अब बताओ, अगर ये ठीक है तो ये ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बना है, ये माइन बना है, ठीक है। तो दिस बॉल इज माई बॉल, यहाँ पर थोड़ा सा आपने स्ट्रेस करके बोला कि दिस बॉल, ये जो बॉल है ना, इज माई बॉल, ये मेरी बॉल है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ना लिखकर हम इसको प्रेफर करते हैं, जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि माइन ठीक है, दो दो बार नाउन को रिपीट करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हम क्या बोलते थे, माइन। जब आपने नाउन को पहले ही बता दिया ना, तो आगे आपको अलग से माई और नाउन लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या लिखो, माइन बोलो, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, मैं अगर आपसे पूछूं कि आवर्स इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, तो आप इसको सही कहोगे या आप इसको गलत कहोगे, बताओ। मैं अगर लिख दूं आवर्स इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, तो आप इसको सही बोलेंगे या आप इसको गलत बोलेंगे। तो आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये आवर्स पहले कैसे आ गया, सर ये तो गलत है, ये आवर्स कैसे आ गया, और सर ये क्या मतलब, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है, मैं आपसे सिंपल सी बात कहता हूं कि इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करोगे किस में, आवर प्लस नाउन में, आवर प्लस नाउन में। तो देखो, एक हो जाएगा आवर, और नाउन कौन सा, जिसके बारे में सेंटेंस लिखा गया है, वो नाउन जिसके बारे में सेंटेंस लिखा गया। तो आवर्स इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, तो इसमें वो कौन सा नाउन है जिसके बारे में सेंटेंस है ये मेन, तो कौन सा नाउन है, कंट्री, क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस मैंने लिखा ये कंट्री के बारे में ही तो है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आवर के साथ कंट्री, तो आवर कंट्री, आवर कंट्री, थोड़ा स्पष्ट लिख देते हैं, आवर कंट्री, उसके बाद सेम, इज द ग्रेटेस्ट कंट्री। अब बताओ ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। आप कहोगे सर अब तो ठीक हो गया, तो मेरे भाई अगर ये ठीक है तो ये भी तो ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि इसी को तो मैंने क्या लिखा है, ये जो है ना आवर कंट्री, इसी को तो मैंने क्या लिखा है, आवर्स लिखा है ना, तो अगर ये ठीक है तो ये भी ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे से आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। अब जल्दी से जरा मुझे आंसर बता दो इसका, क्या आंसर है इसका, His efforts will bring him more success than your। अगर केवल your लिखते हो तो your क्या है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और मैंने क्या बताया अभी कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में ये जो है your, इसके बाद में नाउन क्या है, कंपलसरी है, फॉलोड बाय अ नाउन, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, एक नाउन आपको लगाना पड़ेगा जो कि नहीं है, तो सेंटेंस गलत है। लेकिन मुझे कहना कि मुझे इसको सही करना है, तो मैंने क्या बोला, सही करने के लिए आपको पता है कि भाई अगर यहां पर your लिखा तो कहीं ना कहीं वो नाउन पहले यहां पर दे रखा होगा, उसके जो एफर्ट्स हैं विल ब्रिंग हिम, वो उस तक लेके आएंगे, मतलब वो जो एफर्ट कर रहा है ना, वो एफर्ट लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, मोर सक्सेस, यानी कि ज्यादा सक्सेस लेके आएंगे। तो भाई मेन बात तो सक्सेस की हो रही है ना, यानी कि जो नाउन है मेन आपका वो तो सक्सेस है, जो मेन बात हो रही है वो तो सक्सेस, क्योंकि देखो ना, तो देखो ये एफर्ट्स है, ये भी नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है, लेकिन मैं क्या लाने की बात कर रहा हूं, मैं सक्सेस लाने की बात कर रहा हूं कि उसके जो एफर्ट्स है ना,
तुम्हारे मुकाबले ज्यादा सक्सेस लेके आएंगे, मतलब जितनी सक्सेस तुम्हारे पास है उससे ज्यादा सक्सेस लेके आएंगे। तो मतलब मेन जो बात हो रही है वो सक्सेस की बात हो रही है, यानी कि जो मेन आपका नाउन है वो सक्सेस है। तो अगर पहले मैंने क्या कहा, नाउन का जिक्र कर रखा हो, तो आगे आपको पजेसिव एडजेक्टिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या लगाओ इसकी जगह पर, पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि योर की जगह पर आप क्या बोलोगे, योर्स, खत्म। अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है। अगर मैं इस योर्स को तोड़ूंगा तो क्या निकलेगा, योर सक्सेस, योर और साथ में नाउन क्या है, सक्सेस, तो क्या निकलेगा, योर सक्सेस। अब इसको अगर आप पढ़ना, इसको पढ़ो कि हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर सक्सेस, तो ये भी तो ठीक है, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर सक्सेस। या तो मैं सीधा लिख दूं योर्स, खत्म हो गया, कि हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, योर्स आ जाएगा, यानी कि इसमें पार्ट सी में एरर था। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and the vice chancellor of this university have given his consent to join the meeting। एक चीज ध्यान रखना, मान लो एक नाउन हो, ठीक है, प्लस क्या हो, एंड हो, और प्लस क्या हो, दूसरा नाउन हो, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर इस नाउन से पहले कोई क्या लगा हो, आर्टिकल, आर्टिकल मतलब ए एन या फिर द, क्या लगा हो, ए एन द, या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, क्या लगा हो, पजेसिव एडजेक्टिव। अभी मैंने आपको बताया पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय, योर, हिज, हर, अगर लगाओ केवल इसी के साथ लगा हो तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनते हैं। आपको पता है भाई, ये एक नाउन है और ये एंड है और ये नाउन है, तो अगर सब्जेक्ट बनेगा तो ये पूरा मिलकर सब्जेक्ट बनेगा ना, ध्यान रखना, ये पूरा मिलकर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा आपका, बोलो हाँ कि ना। भाई एक नाउन हो, इस नाउन से पहले ए एन द कुछ लगा हो या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, प्लस एंड हो, प्लस दूसरा नाउन हो, प्लस क्या हो, दूसरा नाउन हो, तो ध्यान रखना ये पूरा मिलकर एक सब्जेक्ट बनेगा। इस केस में क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ये ध्यान रखना। सिंगुलर का मतलब क्या है यहां पर, कि ये जो व्यक्ति है जो भी यहां पर होगा, और ये जो है जो भी यहां पर है, ये दोनों क्या है, एक ही है, ये दोनों क्या है, एक ही है, याद रखना इसको, दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां पर एक नाउन है, प्लस एंड है, प्लस दूसरा नाउन है, प्लस क्या है, दूसरा नाउन है, इसके पहले भी एक आर्टिकल लगा है, ए एन द में से कोई एक, ठीक है, या फिर क्या लगा है, कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, और सेम इस तरीके से यहां पर भी कोई आर्टिकल ए एन द इस नाउन से पहले, या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव यहां पर भी लगा है, कोई पजेसिव एडजेक्टिव यहां पर भी लगा है। तो इस केस में ये जो आपका सब्जेक्ट है, इस केस में जो आपका क्या है, ये दोनों मिलकर ही सब्जेक्ट बनेगा ना, मैंने बताया भी आपको। अब ये सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट इज प्लूरल। रीजन, क्योंकि अब ये जो दोनों हैं, ये वाला नाउन और ये वाला नाउन, दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति, दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि ये एक अलग व्यक्ति है और ये एक अलग व्यक्ति है। अब जरा इस वाले सेंटेंस को आप पढ़ो, द वाइस प्रेसिडेंट, देखो वाइस प्रेसिडेंट एक नाउन है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नाउन फ्रेज है पूरा, ठीक है, एंड से द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ये एक नाउन हो गया पूरा, ठीक है, यानी कि एक नाउन आपका ये हो गया और एक नाउन आपका ये हो गया, इस द को अभी हटाना से, एक नाउन आपका ये हो गया, दोनों को मैंने किससे जोड़ा, एंड से जोड़ा, एंड से जोड़ा। और देखो यहां पर जो आर्टिकल है वो दोनों के पहले है, इसके पहले भी द है और इसके पहले भी द है, तो इसका मतलब समझे, जब दोनों के पहले अपना अपना आर्टिकल हो, इसका मतलब दोनों क्या है, अलग अलग है, इसीलिए जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ठीक है भाई। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप अच्छे से जानते हो कि जो आगे वर्ब होगा या जो प्रेपोजिशन होगा, सॉरी प्रेपोजिशन कह रहा हूं, जो प्रोनाउन होगा वो सबका सब क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, एडजेक्टिव क्या रहेगा, प्लूरल है, सब कुछ प्लूरल रहेगा। चेक करो जरा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन, तो ये तो देखो प्लूरल है, ठीक है, बिल्कुल ओके है। हैव गिवन, देखो इसमें गलती कर बैठे, यहां पर हिज आ गया, गलती कर बैठे, क्योंकि मुझे पता है प्लूरल चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहां पर हिज की जगह पर क्या आ जाएगा, हिज की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा, देयर, क्योंकि हिज का प्लूरल क्या होता है, देयर, हिज का प्लूरल क्या होता है, देयर, THEIR। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लियर यहां पर नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कहां पर दिक्कत, ये कहां पर लिखूं, यहीं पर लिख देता हूं, क्लियर आपको आ जाएगा। आप थोड़ा सा जूम करके देख लेना, THEIR, देयर, हिज की जगह पर क्या आ जाएगा, देयर, THEIR, ठीक है। पता लग गया क्यों, क्योंकि आपके जो नाउन है दोनों, वो दोनों अलग अलग व्यक्ति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक अलग व्यक्ति है, वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एक अलग व्यक्ति है। अगर इसी की जगह ऐसा होता कि मैं यहां पर द नहीं लगाता, मान लो अगर मैं यहां पर द नहीं लगाता, तो अब आपको पता ये वाला केस बन जाता, केवल पहले वाले के साथ लगा है आर्टिकल, तो इसका मतलब दोनों क्या है, एक ही है,
यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना वही चांसलर इस यूनिवर्सिटी के। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, हैज हो जाता। अब सिंगुलर आता ना तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हैज, और ये वाला हिज अब ठीक होता। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाता है, हैज बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, द दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है। शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। क्या आपने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपने कुछ पढ़ा है क्या? मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझा देता हूं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो क्या करते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं अपने एंटीसीडेंट और अपने प्रेसिडेंट को, यानी कि अपने से पहले वाले को और अपने से बाद वाले को क्या करते हैं, आपस में रिलेट करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, रिलेट करने का। रिलेट करने का मतलब जैसे कौन कौन से होते हैं, हु होता है, ठीक है, विच होता है, दैट होता है, हु विच या दैट होता है, हुम होता है, हुज होता है। ये सारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है भाई, क्या क्या है, हु, विच, दैट, हुम या हुज। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर जो आपका हु है वो हम लगाते हैं किसके लिए, पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए। पीपल लिखो, किसके लिए लगाते हैं, पीपल, यानी कि लोगों के लिए लगाते हैं। ठीक है, और ये कैसे काम करता है, ये काम करता है एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है भाई, सेंटेंस में कैसे काम करता है, एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद जो आपका विच है, क्या है आपका विच, ये जो है आपका किसके लिए यूज होता है, ये एनिमल के लिए कह सकते हो या फिर थिंग्स, चीजों के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, ये आपका एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आपका दैट है। दैट जो है आपका ये यूज हो सकता है पीपल के लिए भी, ठीक है, और एनिमल के लिए भी और थिंग्स के लिए भी, यानी कि चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है भाई, ये आपका एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, दोनों के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है हुम, ये हम लगाते हैं पीपल, लोगों के लिए, और ये यूज होता है स्पेशली एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट कह लो या फिर एज एन ऑब्जेक्ट कह लो ये, और ये कैसे यूज होता है, एज एन ऑब्जेक्ट, केवल ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है ये सेंटेंस में, ध्यान रखना, एज एन ऑब्जेक्ट। इसको आप एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बोलो हाँ कि ना, समझ में आया। ठीक है, इसको भी कर लेना एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आया। और हुज का मतलब क्या होता है, किसका, हुज का मतलब क्या होता है, किसका या फिर जिसका, किसका या जिसका। अभी आगे मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो सबके बारे में आपको समझाऊंगा। मेन बात समझने लायक ये है कि जब लोगों की बात हो तो हम हु लगा देते हैं, ठीक है, जब एनिमल या चीज़ों की बात हो तो हम विच लगा देते हैं, पीपल या एनिमल या थिंग्स तीनों के लिए हम दैट लगा सकते हैं। अब आप कहोगे सर एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए हम विच लगाते हैं, सर एनिमल के लिए थिंग्स के लिए हम दैट भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो कब विच लगाएं कब दैट लगाएं ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने प्रोनाउन के अंदर आपको समझा रखा है, क्योंकि छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत एक्सप्लेन्ड टॉपिक है अपने आप में जो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के आप मेरे टॉपिक में जाना, वहाँ पर मैंने रिलेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ा रखा है, वहाँ पर जाके आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस आप उसको समझ लो तो वो भी आपके लिए इनफ है कि दैट हम लगाते हैं जब दोनों की बात हो, थिंग्स की बात हो, एनिमल के, पीपल की, तो सब केस में लगा सकते हैं। और हुम हम लगाते हैं लोगों के लिए, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट। हु होता है एज ए सब्जेक्ट और हुम होता है एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जरा इसके बेस पर क्या आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो, जो मैंने भी आपको लिखवाया, क्या आप इसके बेस पे मुझे इसका आंसर दे सकते हो। शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। शी हेट्स, वो नफरत करती है हर उस इंसान से और हर उस वस्तु से या हर उस चीज से, यानी कि ये क्या है, पीपल को दिखा रहा है, लोगों को दिखा रहा है ना, बोलो हाँ कि ना। और ये किसको दिखा रहा है, थिंग्स को दिखा रहा है, चीजों को दिखा रहा है। ठीक है, ये दिखा रहा है आपके पीपल को, ये दिखा रहा है थिंग्स को। हु रिमाइंड्स हर,
जो उसको याद दिलाता है, जो उसको क्या करता है, याद दिलाता है, हर ऑफ हर मिस्टेक्स, मतलब वो हर उस इंसान से और हर उस चीज से नफरत करती है जो उसको याद दिलाता है उसकी गलती के बारे में। तो ये जो है, ये जो कौन है, जो याद दिलाता है, तो याद कौन दिलाता है, हर वो इंसान और हर वो चीज, यानी कि ये दोनों है ना याद दिलाने वाले, बोलो हाँ कि ना। यानी कि जो हु लगा हुआ है वो किसके लिए लगा हुआ है, इस एवरीबडी और एवरीथिंग के लिए, समझ में आ रहा है। शी हेट्स एवरीबडी, वो हर उस इंसान से नफरत करती है, एंड एवरीथिंग, हर उस चीज से नफरत करती है जो उसको उसकी गलती के बारे में याद दिलाता है। तो जो याद दिलाता, तो याद दिलाने वाले कौन है, ये इंसान, यही चीजें, ठीक है। यानी कि जो हु है ये इन दोनों को रिलेट कर रहा है, किससे, इससे, कि भाई याद कौन दिलाते हैं, ये दोनों याद दिलाते हैं। अब यहां पर देखो, एक तो इंसान है और एक क्या है, वस्तु है। आपको पता है कि जब इंसान होता तो हु लगा देता, वस्तु होता तो क्या लगा देता, विच लगा देता, लेकिन यहां पर तो सर इंसान भी है और वस्तु भी है। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे केस में जब आपको लगे कि इंसान भी है वस्तु भी है, तो मैंने आपको दैट बताया ना, इधर लिखा है ना मैंने कि दैट सबके लिए लग जाता है, दैट जो है वो सबके लिए लग जाता है, देखो दैट जो है वो सबके लिए लग जाता है। तो जब आपको लगे कि इंसान वस्तु या इंसान और जानवर दोनों की बात हो रही है, तो ऐसे केस में आप कंफ्यूज मत होना कि सर हु लगाए विच लगाए। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आप क्या लगा दो, दैट लगा दो, ठीक है। शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। ये ध्यान रखना, यहां पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, यानी कि गलती किस में है, इस वाले पार्ट में, पार्ट सी में। और इस वाले में किस में गलती थी, इस वाले पार्ट में एरर था, इस वाले पार्ट में, ठीक है। आप अपने आंसर्स लिखते रहो कि आपका कितना ठीक था कितना गलत था, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को भी नोट करते रहो। और अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन को और अच्छे समझना है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अकेला जो टॉपिक है वो पूरा मेरे को लगता है कि आधे घंटे का टॉपिक है, कम से कम 40 मिनट का टॉपिक है। तो अगर मैं वो करवाने लग जाऊं तो बाकी क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। मैंने जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन किसके लिए यूज हो सकता है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्रोनाउन वाली वीडियो में मेरे जाना, वहां पर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो कर रखा है, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके इन क्वेश्चंस को करो जरा फटाफट। हो गया होगा सभी का। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस, कि हर वो व्यक्ति, एवरीबडी मतलब हर वो व्यक्ति, हु वॉज वर्किंग, देखो यहां पर हु लगा है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखो एवरीबडी, हर वो इंसान जो कर रहा था काम, तो काम कौन कर रहा था, ये कर रहा था, ये क्या कर रहा था, काम कर रहा था। मतलब ये जो शब्द इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और आपको पता है ये इंसानों को दर्शा रहा है, इसलिए यहां पर क्या लगा, हु लगा है। मैंने भी आपको बताया था हु लगाते हैं इंसानों के लिए। तो एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस, हर वो इंसान जो उस ऑफिस में काम कर रहा था, गेव अ डेज पे, उन्होंने अपने एक दिन की जो तनख्वाह है, एक दिन के जो वेतन है, वो उन्होंने दे दिया एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अपने योगदान के तौर पर, टू द डिपेंडेंट्स, उन लोगों को जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ डॉक्टर सोनू, डॉक्टर सोनू के डिपेंडेंट्स यानी कि डॉक्टर सोनू के बीवी बच्चे, हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी, जो यहां पर देखो दोबारा से हु लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हाँ कि ना, ठीक है। किसके लिए लगा है, डॉक्टर सोनू के लिए, कि जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु किनकी हुई थी, डॉक्टर सोनू की। यानी कि ये और ये एक ही है, मतलब यही तो है जिनके साथ ये वाला काम हुआ है या जिन्होंने ये काम किया है, ठीक है। और डॉक्टर सोनू इंसान है, इसलिए क्या लगा, हु लगा है। तो डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग कोविड-19, कोविड-19 के समय ड्यूटी पर, मतलब वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। और एक बात बताओ, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, आपने पढ़ा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट जल्दी से, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि एवरी से क्या क्या बनता है, एवरीबडी, एवरीवन, पूरा लिखना पड़ेगा वरना आप लोग कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। और एवरीथिंग, एवरीथिंग। उसके बाद सम से क्या क्या बनता है, समबडी, समवन और समथिंग। उसके बाद एनी से क्या बनता है, एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग। उसके बाद नो से क्या बनता है, नोबडी,
नो वन और नथिंग। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये ध्यान रखना, ये कैसे ट्रीट करते हो आप? एज सिंगुलर। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे क्या माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सिंगुलर। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? ऑल दीज प्रोनाउंस आर सिंगुलर। ये सारे प्रोनाउंस क्या हैं? सिंगुलर है। तो आप ये समझ गए कि अगर आप इनको सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे, अगर आप इनको सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आप इसको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो, एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो सेंटेंस में, तो क्या होगा? आगे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है या जो आपका दूसरा कोई प्रोनाउन है या कोई एडजेक्टिव है, ये सारा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब आप इनको सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो तो सेंटेंस में आगे चलकर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है या जो आपका प्रोनाउन है, जो एडजेक्टिव है, ये सारा भी क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे जरा। इस वाले क्वेश्चन पे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? एवरीबडी। कि एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस, कि हर वो इंसान जो उस ऑफिस में काम कर रहा था, गेव अ डेज पे, उन्होंने अपने एक दिन का पे यानी कि एक दिन का जो वेतन है वो दे दिया। तो काम करने वाले भी ये हैं, एक दिन का वेतन देने वाले भी ये हैं, यानी कि ये आपका मेन सब्जेक्ट है। और ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर। तो आपको पता आगे आने वाली सारी चीजें सिंगुलर होनी चाहिए। चेक करो जरा, हु वॉज, ये सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। वर्किंग इन दैट ऑफिस, गेव अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये गड़बड़ है रे बाबा। देखो ये देयर, ये प्लूरल है। देयर क्या होता है? प्लूरल। देयर का सिंगुलर क्या होता है? अभी मैंने आपको पीछे बताया था। देयर का सिंगुलर होता है हिज। देयर का सिंगुलर क्या होता है? हिज। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? हिज। ठीक है, तो क्या बनेगा? हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग कोविड-19। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो सारे क्या माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं। और अगर आप उनको सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है या जो प्रोनाउन है, सारा का सारा क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, मतलब अपनी सक्सेस के बारे में श्योर होते हुए या श्योर होकर, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स को कहा, दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम, कि वो नहीं भूलेगा इवन हिज एनिमीज नेम, यानी कि वो यहां तक कि अपने दुश्मनों का नाम भी नहीं भूलेगा। अपने दुश्मनों का नाम भी नहीं भूलेगा। अपने दुश्मनों का नाम भी नहीं भूलेगा। देखो, एक तो इसमें एरर आपको ये दे सकता था जो यूजुअली देता है, इस वुड की जगह पर आपको विल दे देगा। इस वुड की जगह पे आपको विल दे देगा मान लो, ठीक है, और आपसे बोलेगा बताइए क्या एरर है। तो आप समझ जाना कि अगर सेंटेंस में पास्ट की बात की जाए, जैसे टोल्ड क्या है? V2 है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर सेंटेंस में पास्ट की बात की जा रही है तो आगे कहीं भी विल नहीं आएगा या शेल नहीं आएगा। क्या आएगा? हमेशा वुड आएगा। क्या आएगा? हमेशा वुड आएगा। तो ये भी एरर आपको देते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हो तो वहां पर क्या आता है? वुड आता है। तो ये तो ठीक है, वुड है यहां पर, ठीक है। तो बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम, कि वो अपने दुश्मनों का नाम नहीं भूलेगा। अपने दुश्मनों का नाम। देखो, एनिमीज मतलब क्या है? दुश्मन, बहुत सारे दुश्मन, और ये क्या है? नाम। अगर आप इनको एक साथ पढ़ोगे तो क्या मीनिंग निकल रही है? दुश्मन नाम। क्या निकल रही है? दुश्मन नाम। जबकि मुझे क्या चाहिए? दुश्मन का नाम। मुझे क्या चाहिए? दुश्मन का नाम। भाई अगर आप इनको एक साथ पढ़ोगे तो एनिमीज नेम का मतलब क्या है? दुश्मन नाम। जबकि मुझे क्या बोलना है? दुश्मनों का नाम, कि वो अपने दुश्मनों का नाम भी नहीं बोलेगा। तो का, की, के लिए, का, की और के लिए पढ़ा होगा आप लोगों ने। का, की और के लिए एक तो हम क्या करते हैं? ऑफ को यूज करते हैं, या फिर हम इसके अलावा क्या करते हैं? या तो आप ऑफ को यूज करते हो, इसके अलावा क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफे एस यूज करते हैं, या फिर क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफे यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने नाउन एंड केसेस के अंदर पढ़ा होगा। तो यहां पर क्या है? दुश्मनों का नाम। तो दुश्मनों का नाम का मतलब देखो यहां पर ऑलरेडी क्या है? इस नाउन के लास्ट में ऑलरेडी एस आ रखा है, हाँ कि ना? नाउन के लास्ट में ऑलरेडी एस आ रखा है, और जिस नाउन के लास्ट में एस आ जाता है वहां पर हम केवल क्या करते हैं? छोटा सा अपोस्ट्रोफे ऐड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? एनिमीज नेम। अब बिल्कुल ठीक है ये। अब इसकी मीनिंग क्या निकल रही है? दुश्मनों का नाम। इवन हिज एनिमीज नेम, यानी कि दुश्मनों का नाम, क्योंकि अब का के लिए आपने अपोस्ट्रोफे दे दिया। अब बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। एनिमीज नेम यानी कि दुश्मनों का नाम, ठीक है। तो गलती किस वाले पार्ट में था? पार्ट सी में, इस वाले पार्ट में था। और इसमें कहां था गलती? इस वाले पार्ट में था। पार्ट सी में, पार्ट सी है नहीं, पार्ट बी है, पार्ट बी में। आप चेक करते रहना, लास्ट में मुझे बताना कि आपके कितने ठीक थे, जरूर बताना। whomever comes late, जो भी लेट आता है, will not be allowed to mark his presence in register, जो भी लेट आता है उसको रजिस्टर में प्रेजेंट लगाने नहीं दिया जाएगा। जो भी लेट आता है यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी का काम है क्या? आने का। ये आपका सब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन में कि जो हु होता है
ये एज अ सब्जेक्ट काम करता है और जो whom होता है ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। आप मुझे बताओ सेंटेंस में जो whomever लिखा है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि जो भी लेट आता है यानी कि ये आने का काम किसका है? इसी का तो है, हाँ कि ना? तो यहाँ पर whomever नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? whoever। अब ये बिल्कुल क्या है, ठीक है, whoever comes late, क्योंकि whom से बनने वाला जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, जबकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? whoever comes late, जो भी लेट आता है will not be allowed to mark his presence in register। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो पार्ट ए में एरर है इसके। अगला, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। ध्यान रखना, अनलेस और अंटिल के बारे में ध्यान रखना, अनलेस और अंटिल के बारे में ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि अनलेस और अंटिल के साथ कभी भी नो, नेवर या नॉट को आप यूज नहीं करते। आर नॉट यूज्ड, आर नॉट यूज्ड, कि इनके साथ कभी भी आप नो, नेवर या नॉट यूज नहीं करते, क्योंकि खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं दोनों ये, ठीक है? इसकी मीनिंग क्या होती है? यदि नहीं। क्या होती है? यदि नहीं। और इसकी मीनिंग क्या होती है? जब तक नहीं, जब तक नहीं, ठीक है? सुना होगा आपने, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो अंटिल, वहां पर क्या यूज करोगे? अंटिल। तो दोनों के दोनों अपने आप में क्या है? नहीं को कैरी करते हैं। ये भी नहीं को कैरी करता है, ये भी नहीं को कैरी करता है, तो इसलिए इसके साथ नो, नेवर, नॉट का यूज हम कभी भी नहीं करते। और दूसरी चीज, इसके साथ कभी भी हम विल या शैल यूज नहीं करते। ध्यान रखना, विल या शैल आर नॉट यूज्ड, विल शैल को यूज नहीं करते हम इसके साथ, ठीक है? समझ में आया? तो गलती आपको पता है इस वाले पार्ट में, क्योंकि अनलेस के साथ में हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है? विल लगा रखा है। क्या लगा रखा है? विल। तो यहाँ पर विल का यूज नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसे पता लगे कि क्या आएगा? अरे भाई, फिर कैसे पता लगेगा इसके सर क्या आएगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। ये कंडीशनल सेंटेंसेस का एक वो है, एक मतलब पार्ट है। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि जो आपका जो मेन क्लॉज है भाई, जिसके अंदर अनलेस या अंटिल आ जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। या फिर सीधा कहो आप इफ क्लॉज। आसान भाषा में आप क्या बोलो? इसको हम क्या बोलते हैं? इफ क्लॉज, जिसके अंदर कंडीशन रखी जाती है, जिसके अंदर कंडीशन रखी जाती है कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम पास नहीं हो सकते हो। तो अनलेस और अंटिल वाला जो क्लॉज है या इफ वाला जो क्लॉज है, कंडीशनल में आप पढ़ोगे। अगर आपने कंडीशनल नहीं पढ़ा है तो कंडीशनल का टॉपिक मैंने A to Z बैच में पढ़ा रखा है, वहां पे जाके आप पूरा पढ़ सकते हो। अनलेस और अंटिल जहां पर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इफ क्लॉज। और इफ क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं होता। सीधा सीधा याद रखो कि जो इफ क्लॉज होता है वो कभी भी फ्यूचर से नहीं बनता, फ्यूचर टेंस में नहीं बनता, विल शैल कभी भी नहीं आता। तो गलती इस वाले पार्ट में आपको पता लग गया। उसके लिए क्या करो, आप आगे देखो कि क्या यहां पर आना चाहिए, उसके लिए आगे पढ़ो। अब यहां पर जब आपको लगे ना कि यहां पर क्या है, प्रेजेंट में बन रखा है, जैसे कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, यानी कि प्रेजेंट में बन रखा है। कैन किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। तो अगर आपको लगे कि यहाँ पर प्रेजेंट में बन रखा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको प्रेजेंट में बना देना है, ठीक है? यहाँ पर भी क्या कर देना होता है? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देना होता है, जिसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर क्या करोगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर SES लगाना है, कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता, प्लस में क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। तो गलती क्या है? इस विल को हटाओ, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑलरेडी, तो उसको बिल्कुल ऐसे ही रखो। अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि यू के साथ तो वैसे भी SES तो लगेगा नहीं। SES लगता है जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन यू क्या है? सेकंड पर्सन है। तो क्या हो जाएगा? अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, यू कैन नॉट पास। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? हाँ कि ना? बताना जरा इसमें क्या एरर है, बताना, ठीक है? आई विल नॉट गो फ्रॉम here until your mother will not come। इसका आंसर बताओ जरा मुझे जल्दी से। I will not go from here, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, until your mother will not come, जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी। तो आपको पता है सेंटेंस क्या है? ये गलत है। सेंटेंस क्या है? गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखो अंटिल वाला जो क्लॉज है इसको हम क्या बोलते हैं? इफ क्लॉज बोलते हैं। इफ क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं होता, फ्यूचर में नहीं होता, तो यहाँ पर विल तो नहीं आएगा। और मैंने आपको क्या बताया कि अंटिल और अनलेस के साथ में नॉट, नेवर यूज नहीं होता, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है? तो अब चेक करो कि सही है गलत है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो मेन क्लॉज है इसको क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज। अगर आपका मेन क्लॉज आपको दिखाई दे जाए सब्जेक्ट प्लस विल शैल
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आपका मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो ध्यान रखना आपका जो इफ क्लॉज है, आपका जो इफ क्लॉज है वो किससे बनेगा। ये क्या हो जाता है यार, मार्कर कैसे चल जाता है, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी। अगर आपका मेन क्लॉज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है तो आपका जो इफ क्लॉज होता है, आपका जो इफ क्लॉज होता है वो किससे बनता है, वो आपका बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। कंडीशनल का पार्ट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ध्यान रखना कि अगर आपका मेन क्लॉज, अगर आपका मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है, ऐसे लिख देता हूं मैं, मेन क्लॉज, आपका मेन क्लॉज जो है किसमें रहेगा, सिंपल फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आपका जो इफ क्लॉज है वो किसमें रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये क्या है, इफ क्लॉज, ये क्या है, इफ क्लॉज। तो देखो ये वाला जो क्लॉज है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये वाला क्लॉज मैच कर रहा है। तो आपका जो ये वाला क्लॉज है वो होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो अंटिल योर मदर, सब्जेक्ट ये है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम है। अब आपको कहोगे सर ठीक तो है, लेकिन गलती क्या है, अब आपको पता है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, योर मदर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। बोलो हाँ कि ना। ये जो योर मदर है थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंपल याद रखो, आई वी और यू को छोड़कर सारे थर्ड पर्सन है। लो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इन तीनों को छोड़कर सब थर्ड पर्सन है, यानी कि ये भी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। तो एस में से कुछ ना कुछ तो लगेगा, तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ईएस कब लगता, जब वर्ब के लास्ट में एस, एच, ओ, एक्स या जेड ऐसा कुछ होता तो ईएस लग जाता। यहां पर कुछ नहीं है तो सिर्फ क्या लग गया, एस। अब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, ओके है, बिल्कुल क्या है, ओके, कि आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर अंटिल योर मदर कम्स, अंटिल योर मदर कम्स। अगर आप कंडीशनल को और अच्छे से समझना चाहते हो तो ए टू जेड बैच में मैंने कंडीशनल पढ़ा रखा है, आप वहाँ पे जाके पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। अच्छी बात यह है कंडीशनल जो है वो टीचर इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैंने भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे बना रखे हैं और मेरे को कल ही पता लगा, मैं लिटरली भूल गया था कि मैंने कंडीशनल का सेकंड पार्ट आपको नहीं पढ़ाया ए टू जेड बैच में। मतलब उसका मैंने एक पार्ट पढ़ा दिया था, एक पार्ट बाकी था, लेकिन मैंने नया चैप्टर शुरू कर दिया क्योंकि मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिन तक क्लासेस बंद थी, लैपटॉप नहीं था मेरे पास, तो मैंने एडवर्ब टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। अब मैं क्या करूँगा, पहले एडवर्ब को खत्म कर दूंगा जिसके 3 या 4 क्लासेस हो चुकी हैं, और इसके बाद फिर आपका कंडीशनल का जो सेकंड पार्ट है जिसमें थोड़ा सा बचा है बस और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, मैं वो आपको कराऊंगा। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, एडवर्ब को खत्म करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया अनलेस और अनटिल वाला क्या केस होता है भाई, यहाँ पर आपको पता लग गया था क्या गलती है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जो आपका इफ क्लॉज था, जो आपका मेन क्लॉज था वो सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट में है। अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी क्या रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। अगर ये फ्यूचर में चला जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो ये किस में रहेगा, अभी भी ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। जो आपका इफ क्लॉज है वो किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में। इफ क्लॉज कभी भी फ्यूचर से नहीं बनता। मैंने क्या बोला, अगर आपको कंडीशनल को समझना है तो आप कंडीशनल वाला चैप्टर जाके देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। ठीक है, every of the 5 children standing in the corner of the room is dexterous in painting। मतलब जितने भी वहाँ पर 5 बच्चे हैं ना, पांचों के पांचों जो खड़े हैं कॉर्नर में, वो सब क्या है, डेक्स्टरस है, यानी कि बड़े कुशल हैं। डेक्स्टरस का मतलब कुशल है, पेंटिंग बनाने में सारे के सारे क्या है, कुशल है, यानी कि सारे के सारे क्या है, बड़े स्किलफुल है भाई। ठीक है, बड़े क्या है, स्किलफुल है। तो आपको मैं बता दूं, एवरी जो होता है ये एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, कभी भी एक प्रोनाउन का काम नहीं करता। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि इसके बाद हमेशा क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए, कभी भी इसके बाद ऑफ नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि इसके बाद कभी भी ऑफ नहीं होना चाहिए, जो कि इसके बाद दे रखा है ऑफ, तो आपको पता गलती ए वाले पार्ट में है। तो सही करने के लिए क्या करो, या तो आप ऐसे कर दो, अब देखो यहाँ पर ऑफ द आपको दे रखा है ना, तो आप सिंपल चीज पता क्या करो, इस एवरी को हटाकर इसी जगह पर क्या लिख दो, ईच लिख दो, क्योंकि ईच जो है वो दोनों की तरह काम करता है। ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है और ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी काम कर लेता है। एडजेक्टिव तब जब इसके बाद डायरेक्ट नाउन हो, जैसे कि मैं बोलूँ ईच स्टूडेंट, क्या बोलूँ मैं, ईच स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो ईच है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन है। अगर मैं बोलूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो ईच है अब वो क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद क्या है, नाउन नहीं है। लेकिन जो एवरी है वो केवल एक एडजेक्टिव है, यानी कि उसके बाद केवल क्या आता है, नाउन आता है। तो आप क्या करोगे, एवरी की जगह पर ईच कर दोगे, कि ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन, क्या कर दोगे, ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन। ठीक है, या फिर सीधा लिखते आप, अगर आप एवरी लिखते तो आपको ये नहीं लिखना पड़ता, सीधा क्या लिखते, एवरी चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन भी नहीं आता, फिर चाइल्ड आता, क्योंकि एवरी, ईच, इनके बाद जब एवरी के बाद, ईच के बाद, या आइदर के बाद, या नाइदर के बाद जब आप एक नाउन लगाते हो, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, ईच,
आइदर, एवरी, नाइदर, इनके बाद जब एक नाउन लगाते हो, क्या लगाते हो, नाउन लगाते हो, तो वो नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ध्यान रखना। तो अगर आप एवरी के बाद अगर आप नाउन लगाते हो तो क्या होता है, एवरी चाइल्ड होता है। एवरी चाइल्ड स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, समझ में आया, एवरी चाइल्ड स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, या फिर क्या कर दो, ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन, ठीक है, ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन। ईच के बाद अगर डायरेक्ट नाउन होगा तो सिंगुलर होगा, अगर ऑफ द लगा होगा तो नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, समझ में आया। ईच के बाद अगर डायरेक्ट आपका नाउन हो तो वो नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और अगर ऑफ द लग के लगा है तो वो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, और बाकी चीजें क्या रहेंगी, सिंगुलर, ठीक है। समझ में आया, क्या समझ में आया कि ऑफ द के बाद में जो नाउन होता है वो क्या होता है, प्लूरल, तो नाउन क्या है, प्लूरल, बाकी जो चीजें हैं वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन वो सब सिंगुलर। तो चेक करो, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्स्टरस इन पेंटिंग, बिल्कुल ठीक है। अगर वहां पर आर दे देता तो गलत हो जाता, इस चीज को ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके डायरेक्ट बाद अगर सब्जेक्ट है, आप इसको लिख लो, इनके डायरेक्ट बाद अगर सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, और बाकी चीजें भी सिंगुलर। लेकिन अगर ऑफ द लग जाए इनके बाद, क्या लग जाए, ऑफ द या ऑफ दीज या ऑफ दोज, बेसिकली ऑफ लग जाए कह सकते हो आप, ठीक है, ऑफ द, ऑफ दीज, ऑफ दोज, या ऑफ माई, ऑफ योर, ऑफ हिज, तो इनके बाद जो नाउन आएगा अब वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन आगे वाली जो चीजें हैं वो सारी की सारी क्या रहेंगी, सिंगुलर ही रहेंगी, पहले भी सिंगुलर थी और अब भी क्या रहेंगी, सिंगुलर। तो गलती किसमें थी, पार्ट ए में। यू एंड माई सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जिसमें सेल्फ और सेल्फ्स लगा होता है, ठीक है, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, इसको कभी भी आप एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करते, ध्यान रखना। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, या फिर हर सेल्फ, हिम सेल्फ, जितने भी होते हैं, इनके बाद कभी इनको कभी भी आप एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करते। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट बना रखा है कि यू एंड माई सेल्फ विल प्रिपेयर टुगेदर फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि तुम और मैं साथ में तैयारी करेंगे। तो तुम और मैं को आई बोलते हैं, मैं को माई सेल्फ नहीं बोलते, तो इसमें इस वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पर क्या आएगा, आई आ जाएगा, यू एंड आई, यू एंड आई, ठीक है। द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। आज की क्लास में 14 क्वेश्चंस रखते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाए, और अब थोड़ी देर में एप्लीकेशन पे भी मेरी क्लास है। एप्लीकेशन पे आपको पता है मेरी क्लास चलती है, ठीक है, लाइव क्लास चलती है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, तो वो भी क्लास है। तो बाकी हम कल करेंगे। अब आपकी क्लास मेंस वाली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डेली हो, अगर डेली नहीं भी होती तो हफ्ते में आपको 4 से 5 क्लासेस आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है। आप लोग बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बढ़िया पढ़ाई करो, सारी चीज़ों को नोट करो, और इसके जो नोट्स हैं वो अभी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।